मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आपका स्वागत है। आज डेविड ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे। व्यवस्था क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, इसके बारे में पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा हो चुकी है और हमने व्यवहारवादी क्रांति के संदर्भ में यह भी जाना कि डेविड ईस्टन ने व्यवहारवादी क्रांति का पुरजोर तरीके से न केवल समर्थन किया था अपितु उसने उसके प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत योगदान किया था। इतना ही नहीं, उन्हें डेविड ईस्टन ने 1969 में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की भी शुरुआत की थी। तो डेविड ईस्टन का योगदान व्यवहारवाद के संदर्भ में और राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के संदर्भ में बहुत अधिक माना जाता है और सही भी है। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के संदर्भ में एक चित्र के माध्यम से अपनी बातों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इस राजनीतिक व्यवस्था की जो विशेषताएं होती हैं पिछले वीडियो में हो चुकी हैं। यहां पर संक्षिप्त में केवल मूल बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था, यह एक उपव्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था उपव्यवस्था है। तो मुख्य व्यवस्था क्या है? सामाजिक व्यवस्था को मुख्य व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि एक गांव में भी अनेक समाज हो सकते हैं और एक राष्ट्र में भी एक समाज हो सकता है। समाज छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हो सकता है। तो मूल व्यवस्था समाज व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था है। इस सामाजिक व्यवस्था के अधीन आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं सम्मिलित होती हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की एक उप व्यवस्था है, सब सिस्टम है। दूसरा, यह स्वायत्त व्यवस्था है। स्वायत्त व्यवस्था क्यों? क्योंकि यह राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं को नियंत्रित कर सकती है और नियंत्रित करती भी है। इसको कोई नियंत्रित नहीं करता, लेकिन यह सबको नियंत्रित करती है। यह अपनी व्यवस्था को संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने के लिए वह स्वायत्त होती है। वह निर्णय लेती है और राजनीतिक व्यवस्था को, पूरे देश को बनाए रखने की जिम्मेदारी का वहन करती है। इसलिए यह स्वायत्त व्यवस्था हुई। यह वैध व्यवस्था है, क्योंकि इसे चुनाव के द्वारा या संवैधानिक व्यवस्था के अधीन रहते हुए इसे शासन करने का अधिकार मिलता है। इसलिए इसे वैध व्यवस्था कहते हैं। इसके पास कानूनी शक्ति होती है, संवैधानिक शक्ति होती है कि वह व्यवस्था का संचालन कर सके। तो यह पूर्ण रूप से शक्ति से संपन्न व्यवस्था होती है, वैध व्यवस्था होती है। यह बाध्यकारी व्यवस्था होती है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था के अधीन जो आदेश निर्देश दिए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, वे सब के लिए समान रूप से बाध्यकारी होते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक या अनागरिक इस बंधन से अलग नहीं हो सकता, इसके दायरे में हमेशा रहता है। जहां तक राष्ट्र की सीमा व्याप्त होती है, उस संपूर्ण सीमा तक यह भी व्याप्त होती है। और इस प्रकार से इसके कानून, इसके नियम, इसके निर्देश सबके लिए बाध्यकारी होते हैं। और रूपांतरकारी, यह विभिन्न मांगों को रूपांतरित करती है, जन इच्छाओं को निर्णय लेकर के नीतियों के रूप में रूपांतरित करती है। इसे मांगों को स्वीकार करते हुए नीति निर्माण करने का अधिकार होता है। और इस प्रकार से यह पूरे देश की समस्त व्यवस्थाओं को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। ये राजनीतिक व्यवस्था की सामान्य विशेषताएं हुई। अब देखें, डेविड ईस्टन ने 1953 में जिस पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक को लिखा था, उसमें उसने राजनीतिक व्यवस्था इस मॉड्यूल का प्रतिपादन किया था। इसे डेविड ईस्टन के नाम से राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत भी कहते हैं और निवेश निर्गत प्रतिमान भी कहते हैं। निवेश, रूपांतरण, निर्गत, तीन शब्दों का इस्तेमाल इसमें होता है। निवेश, जमा होना। रूपांतरण की चर्चा भी करेंगे। निर्गत, बाहर निकलना। तो एक निवेश हुआ और दूसरा निर्गत हुआ।
और इनके बीच में रूपांतरण कौन करता है? राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा रूपांतरण किया जाता है। इसको थोड़ा सा समझे। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था एक निश्चित पर्यावरण में काम करती है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था पर्यावरण में काम करती है, मतलब हर राष्ट्र की अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। हर राष्ट्र की अपनी पृथक राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, आर्थिक, तमाम सामाजिक तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। उन व्यवस्थाओं के अधीन या उन व्यवस्थाओं के मध्य राजनीतिक व्यवस्था अपना काम करती है। तो ये व्यवस्थाएं राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं और राजनीतिक व्यवस्था भी इन व्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के पास इतनी शक्ति होती है कि वह इनमें से किसी भी पर्यावरण को परिवर्तित करने के लिए लोगों को बाध्य कर सकती है। यद्यपि बाध्यकारी शक्ति उसके पास होती है तो उसको बाध्य कर सकती है, लेकिन जबरदस्ती करेगी तो फिर उसके स्थायित्व पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे 1917 में जब रूस में क्रांति हुई, साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की गई, तो वहां की राजनीतिक व्यवस्था ने देश की संपूर्ण व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का निर्देश दिया। आमूलचूल परिवर्तन होता गया सभी चीजों में। राजनीतिक तो थी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं पर जबरदस्ती उसने साम्यवादी शर्तें लागू करना शुरू किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। तो कोई भी व्यवस्था यदि जबरदस्ती लादी जाती है तो वह स्थायी नहीं होती। स्थायित्व के लिए लोगों की सहज वृत्ति से उसको स्वीकार करना आवश्यक होता है, लेकिन फिर भी राजनीतिक व्यवस्था के पास इतनी शक्ति होती है कि वह अपनी इच्छानुसार पर्यावरण को परिवर्तित कर सकती है। तो अनेक प्रकार के पर्यावरण के बीच राजनीतिक व्यवस्था काम करती है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जैसे भारतीय समाज में अनेक प्रकार के अंधविश्वास थे, अनेक प्रकार की कुरीतियां थी। इन सभी कुरीतियों को संविधान निर्माण के पहले या ब्रिटिश शासन में या ब्रिटिश शासन के समाप्ति के बाद हमारे शासन की स्थापना के बाद इन सब को परिवर्तित किया गया। तो उन पर्यावरणों को, सामाजिक कुरीतियों को राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा ठीक किया गया, कुरीतियों को दूर किया गया। तो प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था एक देश के पर्यावरण में काम करती है। इसमें व्यवस्था और पर्यावरण दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके बाद निवेश आता है। निवेश में दो चीजें होती हैं, एक मांग, दूसरा समर्थन। ये देखिए, निवेश के बाद मांगे हैं, समर्थन है। पर्यावरण से मांगे उत्पन्न होती हैं, जनता की अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं और इन समस्याओं को मांगों के रूप में जनता राजनीतिक व्यवस्था के सामने प्रस्तुत करती है। अनेक प्रकार की समस्याएं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अनेक प्रकार की समस्याएं उनके सामने होती हैं। इन मांगों को वह जनता राजनीतिक व्यवस्था के सामने प्रस्तुत करती है। ये मांगे मतों की अभिव्यक्ति होती है। मत की अभिव्यक्ति, अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करना, और जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष के प्राधिकारिक आवंटन हेतु उन लोगों से जो इस हेतु उत्तरदायी हैं कहा जाता है। इसमें ध्यान देने की बात है क्या कि मतों की अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष के प्राधिकारिक आवंटन। प्राधिकारिक आवंटन का मतलब जिसके पास आधिकारिक रूप से, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से देने का अधिकार होता है। प्राधिकारिक आवंटन, जितने भी शासकीय अधिकारी होते हैं या शासन होता है उसके पास प्राधिकृत रूप में आवंटन करने की शक्ति होती है, क्योंकि और यह शक्ति उसे संविधान से प्राप्त होती है। जनता निर्वाचन के द्वारा पद पर बिठाती है और जो पद पर बैठता है वह संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप शासन करता है। उसको यह अधिकार होता है कि वह जो भी निर्णय लेगा सबके ऊपर बाध्यकारी रूप में लागू होगा। तो उन लोगों से जो प्राधिकृत आवंटन करने के लिए उत्तरदायी हैं
उनके सामने जनता अपनी मांगे रखती है। ये मांगे हुआ। और मांगे कई प्रकार की हो सकती हैं, संकीर्ण हो सकती हैं, व्यापक हो सकती हैं, स्पष्ट हो सकती हैं, अस्पष्ट हो सकती हैं, विशिष्ट मांगे हो सकती हैं, सामान्य मांगे हो सकती हैं, स्वार्थगत मांगे हो सकती हैं, जनहितकारी मांगे हो सकती हैं, और कुछ सुझाव हो सकते हैं या निर्देश देने की मांग की जा सकती है। मांगे कई प्रकार की हो सकती है। ये जैसी परिस्थितियां आती हैं उसी के अनुरूप, या जैसी समस्या आती हैं उसी के अनुरूप जनता अपनी मांगे राजनीतिक व्यवस्था के सामने रखती है। इसके बाद आता है, इसी निवेश के अंतर्गत एक दूसरा पक्ष आता है, समर्थन। समर्थन क्या है? समर्थन यह राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ता है। राजनीतिक व्यवस्था पर्यावरण से जुड़ता है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था पर्यावरण को प्रभावित करता है, पर्यावरण राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। और तो जब जनता के द्वारा मांगे की जाती हैं तो उसका समर्थन भी होना आवश्यक है। जब तक व्यापक समर्थन नहीं मिलेगा तब तक इस प्रकार की मांगों का कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि एक व्यक्ति या मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 25 लोग मिलकर के कोई मांग रखते हैं तो उन मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था ज्यादा विचार नहीं करती है। लेकिन जब व्यापक समर्थन मिलता है, तो व्यापक समर्थन किसी मांग को जब मिलता है तो राजनीतिक व्यवस्था उस पर विचार करने के लिए बाध्य हो जाती है। तो बिना समर्थन के मांगों का कोई औचित्य नहीं है। मांगों को समर्थन द्वारा सूत्रबद्ध कर राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष निर्णय के लिए रखा जाता है। जनता की समस्याएं हुई, व्यापक जन समर्थन मिला, और जन समर्थन मिलने के बाद उस पर निर्णय करने के लिए उसे राजनीतिक व्यवस्था के सामने रखा जाता है। ये निवेश हुआ। निवेश में मांग और समर्थन दोनों चीजें सम्मिलित हुई। इसके बाद जब कोई मांग समर्थनों सहित राजनीतिक व्यवस्था के सामने पहुंचती है तो राजनीतिक व्यवस्था उस पर विचार करती है कि जो मांगे पर्यावरण से आई हैं, ये मांगे किस प्रकार की है। एक दूसरा, इन मांगों पर जनता का समर्थन कितना मिला है। दो चीजें हो गई। अब जब ये दोनों चीजें राजनीतिक व्यवस्था के सामने पहुंचती हैं तो राजनीतिक व्यवस्था फिर उस पर विचार करके उसको रूपांतरित करने का प्रयास करती है, मतलब मांगों को नीति निर्माण के रूप में सामने लाना। तो जब राजनीतिक व्यवस्था उस मांग पर विचार करके कुछ करना चाहती है तो वो नीतियां बनाती है, कानून बनाती है, निर्णय लेती है। निर्णय लेना, नीति निर्माण करना और उसको कानून बना करके क्रियान्वित करना, ये रूपांतरण के अंतर्गत आता है। जब राजनीतिक व्यवस्था किसी भी मांग पर विचार करती है तो वह यह देखती है कि रूपांतरण में कितना चयन और संयुक्तिकरण, वह जो मांगे पर्यावरण से आई उनको देखती है कि ये मांग उचित है या अनुचित है। क्या एक ही स्थान से इस प्रकार की मांगे आई है या अनेक स्थानों से इस प्रकार की मांगे आ रही हैं। यदि अनेक स्थानों से ऐसी मांगे आ रही हैं तो उन मांगों को समेकित करती है, मिलाती है, संयुक्तिकरण करती है। नंबर 2, रूपांतरण और निर्गत करती है, उस पर विचार करती है, ठीक है या ठीक नहीं है। यदि ठीक नहीं है कहती है तो उसको निरस्त कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। मांगों को फिर जनता का समर्थन, यदि जनता सड़क पर उतरती है तो उसको दमन करने का प्रयास किया जाता है। और रूपांतरण करते समय 2 विशेष चीजों पर राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा ध्यान दिया जाता है। क्या? फिर है व्यवस्था अनुरक्षण। जब राजनीतिक व्यवस्था किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्णय लेने के बारे में सोचती है तो वह यह देखती है कि इस प्रकार का निर्णय लेने से, मांगों को पूरा करने से व्यवस्था सुरक्षित रहेगी या व्यवस्था प्रभावित होगी। क्या इस प्रकार के निर्णय से व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का दायित्व है कि वह व्यवस्था को संरक्षित रखे, देश को बनाए रखे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे। तो इससे व्यवस्था अनुरक्षित होती है, संरक्षित होती है, अथवा उस पर गलत प्रभाव पड़ता है
और दूसरी चीज, व्यवस्था के अनुकूलन। क्या उस निर्णय को मानने से, क्या उस मांग को मानने से लोगों की आस्था राजनीतिक व्यवस्था पर, देश की व्यवस्था पर और अधिक दृढ़ होगी या कमजोर होगी? यदि क्षेत्र विशेष के लोग, जैसे 370 के रहने, जब 370 अनुच्छेद था, उसके पहले तक जम्मू कश्मीर से जब इस प्रकार की मांगे आती थी तो राजनीतिक व्यवस्था ऐसा निर्णय नहीं लेती थी, क्योंकि यदि जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता की मांग को स्वीकार कर लिया जाता तो इससे राजनीतिक व्यवस्था पर गलत प्रभाव पड़ता और देश के टूटने की संभावना बढ़ जाती। क्योंकि यदि जम्मू कश्मीर अलग होता तो देश के अनेक हिस्से भी देश से अलग होने की मांग करते और पूरे प्रदेश की पूरी जनता इस मांग को समर्थन भी देती। तो व्यवस्था अनुकूलन और व्यवस्था अनुरक्षण, ये राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। कहीं ऐसा तो न हो जाए कि हम जनता की मांगों को मानने लगें और देश ही टूट जाए, देश ही खत्म हो जाए, देश ही खंडित हो जाए। तो ये व्यवस्था ऐसा कभी नहीं करती। तो ये रूपांतरण, जनता से मांगे आई, जनता ने मांगे रखी, समर्थन मिला, रूपांतरण के रूप में राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा उस पर विचार किया जाता है। अनेक प्रकार से जानकारियां एकत्रित की जाती हैं। पूरे देश की जनता का भाव देखा जाता है, जनता का समर्थन, जनता का दृष्टिकोण, जनता की क्रिया प्रतिक्रिया, इन सभी चीजों को देखा जाता है और उस पर फिर नीति निर्माण किया जाता है। नीति निर्माण के अंतर्गत दो चीजें हैं, एक नीति निर्माण करना, दूसरा उस पर निर्णय लेना। निर्णय लेकर के नीति निर्माण करना या नीति बनाने के लिए निर्णय लेना। तो यह जो नीतियां और निर्णय लेना है इसे निर्गत कहते हैं। इसे निर्गत मतलब बाहर निकलना, आउटपुट। तो निर्गत जब होता है तो नीति और निर्णय के द्वारा या कानूनों के द्वारा या संविधान संशोधन के द्वारा जनता की उस मांग को स्वीकार किया जाता है और जनता, और इस प्रकार से कानूनी व्यवस्था की जाती है, संवैधानिक व्यवस्था की जाती है कि वह सब देश की पूरी जनता के लिए बाध्यकारी होती है। ये एक चक्र हुआ। इसके बाद जब राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किसी विषय पर निर्णय लिया जाता है, जब वह निर्णय, वह कानून जनता के पास पहुंचता है तो जनता की प्रतिक्रिया क्या है? जनता उस नई व्यवस्था से प्रसन्न है या नाराज है? प्रसन्न हो रही है जनता, बहुत अच्छी बात है। यदि नाराजगी कुछ लोगों में देखी जा रही है तो नाराजगी का कारण क्या है? इस नाराजगी को दूर कैसे किया जा सकता है? यह सही है कि सबको खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ नाराजगी को कम तो किया जा सकता है। तो राजनीतिक व्यवस्था, यह प्रतिसंहरण अंग्रेजी में इसको फीडबैक कहते हैं। फीडबैक का मतलब है कि जनता की प्रतिक्रिया क्या है, जनता अंतरक्रिया कर रही है या प्रतिक्रिया कर रही है। क्रिया, प्रतिक्रिया, अंतरक्रिया अलग अलग चीजें हैं। क्रिया काम होना, अंतरक्रिया उस काम को और प्रोत्साहित करने के लिए काम करना और आगे बढ़ाने के लिए, बहुत अच्छा होगा और बढ़िया और बढ़िया। प्रतिक्रिया, यदि जनता उस कार्य के बारे में, उस नीति या उस कानून के बारे में नाराजगी जाहिर करती है, मतलब प्रतिक्रिया होती है, तो प्रतिक्रिया रूप से उत्पन्न नाराजगी को कम कैसे किया जा सकता है? ये पूरी जानकारी, पूरी सूचनाएं राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंचती है और वह राजनीतिक व्यवस्था उसके बारे में सचेत होकर के काम करती है। ये चक्र निरंतर प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में हमेशा चलते रहता है, क्योंकि कोई भी देश हो हमेशा किसी न किसी समस्या से ग्रस्त रहता है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहां पर समस्याएं न हो। यदि समस्याएं हैं तो जनता के द्वारा या अन्य अनेक प्रकार के माध्यमों से यह बातें राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंचती है। राजनीतिक व्यवस्था उस पर निर्णय लेती है। निर्णय लेने के बाद फिर जनता तक जब बात पहुंचती है तो जनता की प्रतिक्रिया फिर जानने की कोशिश करती है। यह
चक्र निरंतर चलते रहता है। जब तक देश है, जब तक राजनीतिक व्यवस्था है, जब तक कोई भी दुनिया का कोई भी देश हो, प्रत्येक देश में यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आज एक मांग को पूरा कर लीजिए, कल दूसरी मांग उत्पन्न हो जाएगी, उसको पूरा करें, फिर अगली बार अगली मांग शुरू हो जाएगी। तो यह चक्र निरंतर चलते रहता है। यह चक्र जितने तेजी से घूमेगा, राजनीतिक व्यवस्था और जनता के बीच अंतर क्रिया तेजी से बढ़ेगी। राजनीतिक व्यवस्था पर्यावरण में जनता के बीच ज्यादा लोकप्रिय होगा। समस्याएं तो हमेशा बनी रहेंगी। समस्याओं के निराकरण के लिए राजनीतिक व्यवस्था जितनी कोशिश करेगी वह उतनी लोकप्रिय होगी। यह है निवेश निर्गत प्रतिमान। डेविड स्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत इसका प्रतिपादन किया है। जहां तक आलोचना का प्रश्न है, जो आलोचना की जाती हैं वे बिना किसी मतलब के आलोचना की जाती है, इसलिए आप इसकी आलोचना पर मत जाइए। हां, कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने निकलती हैं। क्या इसके पहले तक जब डेविड स्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसके पहले तक इस ढंग से किसी भी राजनीतिक वैज्ञानिक ने राजनीतिक व्यवस्था का इस ढंग से विश्लेषण नहीं किया था। तो डेविड स्टर्न को इसका सबसे जबरदस्त श्रेय दिया जाता है। और फिर यह विश्लेषण का सामान्य सिद्धांत है, लेकिन विश्लेषण करता तो है कि किस प्रकार से निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय पर जनता की क्या भागीदारी होती है, जनता क्या सोचती है, जनता की भूमिका क्या है। तो राजनीतिक विश्लेषण की सबसे बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। फिर है यह सभी व्यवस्था में विद्यमान है। दुनिया के सभी देशों में जहां कहीं भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वहां पर ये इस प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। तो दुनिया के सभी देशों में यह सामान्य रूप में पाई जाने वाली एक प्रक्रिया है। तीसरा है प्रक्रिया का विश्लेषण। कौन सी प्रक्रिया? रूपांतरण प्रक्रिया, कि जनता की मांगों पर किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा निर्णय लिया जाता है। इतना ध्यान रखिए, राजनीतिक व्यवस्था में केवल व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका नहीं आती, संपूर्ण व्यवस्था आ जाती है इसके अंतर्गत। तो संपूर्ण व्यवस्था का योगदान होता है। ठीक है, कार्यपालिका के द्वारा काम किया जाता है, लेकिन अन्य अंग भी इसमें सहयोग करते हैं। और चौथा है यह अंतरक्रिया का अध्ययन करता है। अंतरक्रिया, जनता, राजनीतिक व्यवस्था, जिसके पास निर्णय लेने का अधिकार है और जिसने निर्णय लेने का अधिकार दिया है। तो ये अंतरक्रिया, जनता मतलब पर्यावरण और राजनीतिक व्यवस्था के बीच अंतरक्रिया का यह अध्ययन करता है। यह है स्टर्न का निवेश निर्गत प्रतिमान या स्टर्न का राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत। आपको धन्यवाद।